कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका बच्चों उत्तराखंड का जो बजट सेशन है 2024-25 का, उसको हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि बजट में आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने तय हैं। आते ही है, आपने देख भी लिया 2 से 3 क्वेश्चन आपके बजट से, 1-2 क्वेश्चन आपके आर्थिक सर्वे से, क्योंकि समय बदल चुका है। एक दौर ऐसा हुआ करता था जहां से बजट आर्थिक सर्वे से कोई क्वेश्चन नहीं आता था यहाँ पे, लेकिन पिछले कुछ समय से आपने नोट किया होगा बजट से भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, आर्थिक सर्वे से भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। पहले बजट करते हैं 2 क्लासेस, उसके बाद जो आर्थिक सर्वे में आएंगे उसमें 4 क्लासेस, यानी 4-2-6 क्लासेस का आपका शेड्यूल रहेगा। और ये राज्य के समस्त जो परीक्षाएं हैं, समस्त का मतलब A to Z, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, रेंजर, और इसके अलावा जो आपका आरओ का मेंस होगा, दरोगा की भर्ती होगी, आबकारी सिपाही, ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम है, यानी जितने राज्य के एग्जाम हैं, सभी एग्जामों के लिए समान रूप से क्या है, एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको करा देता हूं। लिखो उत्तराखंड बजट 2024-25, ठीक है। उत्तराखंड का जो बजट है बच्चों, आपके सिर्फ मैं फैक्ट के हिसाब से कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं कराऊंगा। जो फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कराऊंगा, वो ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग जानते हैं बच्चों बजट क्या है, मतलब 3 साल का इसमें ब्यौरा रहता है। एक जो हमने अचीव कर लिया, एक जो हम इस साल अचीव करने का टारगेट लगा रहे हैं, एक जो अगले साल हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की 3 साल का इसमें क्या रहता है, आय व्यय का ब्यौरा रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है बच्चों, आर्टिकल 112 है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट के लिए क्या शब्द यूज हुआ पता है, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल नंबर 112 में इसके लिए जो शब्द यूज हुआ बच्चों, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं इसको, यानी अपने आप में जो बजट है बच्चों वो क्या है, अपने आप का आर्टिकल 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत क्या है, एक हिसाब से देखा जाए तो वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार के आय और व्यय का क्या है, लेखा जोखा है, ठीक है। जो प्रत्येक वर्ष क्या है, पहले तो आपको पता ही होगा मार्च वगैरह में पेश होता है, अभी फरवरी वगैरह में होने लग गया, ये ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए, हमें बजट का आकार उत्तराखंड का पढ़ रहे हैं, तो इस बार टोटल जो बजट पेश हुआ है बच्चों, बजट का जो आकार है इस बार, यानी कितने का बजट अगर आपका पेश हुआ है पूछता है, तो ध्यान रखना बच्चों 89,230.07 करोड़ का, ठीक है। लिखो 89,230.07 करोड़, यानी इस बार जो हमने बजट पेश किया बच्चों विधानसभा में 89,230.07 करोड़ का इस बार बजट सरकार के द्वारा पेश किया गया, जो पिछले वर्ष के सापेक्ष 15.27% की वृद्धि करता है, ठीक है। लिखो ये इसमें ब्रैकेट में लिखो 15.27% की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई। कब से, 2023-24 में, यानी आपको पिछले साल में 63-64 करोड़ का पढ़ाया था ना, तो इस बार 89,230.07 करोड़ का उत्तराखंड सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें कि 15.27% की वृद्धि हुई है, जो पिछले बार की थी, ठीक है। अब देखना बच्चों, क्वेश्चन एक तो यही पूछ सकता है कि उत्तराखंड ने कितने का बजट पेश किया। अब सरकार का जो बजट होता है बच्चों, आय और व्यय का उसमें ब्यौरा होता है, ठीक है। मैं राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय यहाँ पे क्या होता है वो नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च, ये सब मैंने आपको कहां पढ़ा है, इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ाया है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये पूछने वाला भी नहीं है आपसे। नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछता है जो आय व्यय का, उससे हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो सरकार के मतलब बच्चों 2 प्रकार के व्यय होते हैं, ठीक है। एक होता है राजस्व व्यय, दूसरा होता है पूंजीगत व्यय, ठीक है। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब आपसे ये नहीं पूछने वाला कि व्यय की परिभाषा क्या है, क्योंकि ये अगर यहाँ तो नहीं पूछेगा। ये अगर पूछता है इकोनॉमी में, तो मैंने वहां पे राजस्व व्यय के एग्जाम्पल कराए हुए हैं, पूंजीगत व्यय के एग्जाम्पल कराए हुए हैं, सारा आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रखा है। इकोनॉमी के क्लासेस में देखना आप लोग, उत्तराखंड एक गहन अर्थशास्त्र एक गहन अध्ययन वाले टॉपिक में होगा। राजस्व और पूंजीगत व्यय देखोगे बच्चों, तो सरकार ने जो राजस्व व्यय का इस बार किया है 55,815.77 करोड़, ठीक है। लिखो 55,815.77 करोड़, इतने का सरकार का क्या है बच्चों, राजस्व व्यय का टारगेट है 55,000, मतलब जो रखा है 815, और जो पूंजीगत व्यय है वो 33,414 करोड़, ठीक है। लिखो 33,414 पॉइंट, ठीक है, 33,414.30 करोड़, ये सरकार ने क्या है अपने आप में
किसका टारगेट है? पूंजीगत व्यय का। अब आपसे ये नहीं पूछेगा, बहुत हार्ड है क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि सरकार ने जो अपना बजट का आकार है कितने का बजट पेश किया। व्यय आपको मैं एक मोटा मोटा अनुमान बता रहा हूं, ये दोनों को जोड़ोगे तो लगभग आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट, ठीक है। इसी तरीके से सरकार जो बच्चों प्राप्तियां होती है सरकार की, प्राप्तियां जो होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां, दूसरे को बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। तो प्राप्तियां भी दो प्रकार की हैं, देखो एक लिखो आपको राजस्व प्राप्तियां और दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। तो जो राजस्व प्राप्ति है बच्चों सरकार की, उसका है 60,552 करोड़, ठीक है। लिखो 60,552.90 करोड़, ठीक है। ये क्या है? सरकार का राजस्व प्राप्तियों का टारगेट है, जबकि पूंजीगत प्राप्ति का टारगेट है बच्चों 28,044, ठीक है। लिखो 28,044.21 करोड़। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये डेटा नहीं आता है पेपर में, ये मैं सिर्फ एक आपको अनुमान बता रहा हूं। अब आप बाई चांस किसी रेयरेस्ट केस में अगर आ गया कि सरकार ने इस बार राजस्व व्यय काटा है, तो आप लगभग अनुमान लगाना कि लगभग 55,800 कुछ है, इस तरीके से। तो 55,800 कुछ है, तो बाकी 89,000 में से जो बचा हुआ वो क्या होगा? पूंजीगत व्यय होगा, ठीक है। इसी प्रकार के राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के अनुमान के तहत आप ध्यान रखना, पेपर में ये वैसे आता नहीं। अब जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ध्यान रखना, सरकार का बच्चों जब सरकार बजट पेश करती है, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, तो उसमें एक रुपया कहां से आता है और रुपया कहां खर्च होता है, ये टर्म से होता है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि एक रुपया है, ठीक है, ये रुपया कहां खर्च होता है, इसका कितना भाग कहां होता है, ये हम देखेंगे, और कितना हमें इस रुपये से प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना, आप लोग हेडिंग लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट करता है, रुपया कहां से आता है, मतलब सरकार को जो सोर्स है वो कहां से, ठीक है। लिखो रुपया कहां से आता है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं बच्चों, ठीक है, आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि सरकार की जो रुपया है वो कहां से आता है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, सबसे ज्यादा जो है सबसे उत्तराखंड सरकार को लोक ऋण, यानी जो सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है, उससे सबसे ज्यादा रुपया आता है सरकार को, वो है लगभग 31.30, ठीक है। यानी सर्वाधिक जो सरकार को प्राप्त होता है बच्चों वो होता है लोक ऋण से, ठीक है। यानी पब्लिक डेब्ट जो होता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र से जो सरकार ऋण लेती है, उससे सरकार को सबसे ज्यादा क्या होती है? आय प्राप्त होती है। इसके अलावा बच्चों स्वयं का कर राजस्व, जो स्टेट गवर्नमेंट के अपने टैक्स हैं, स्वयं का कर राजस्व, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो स्वयं के टैक्स हैं बच्चों, टैक्स रेवेन्यू, वहां से 25.24 के आसपास, ठीक है। लिखो 25.24, ये हो गया स्वयं का कर राजस्व। इसी तरीके से बच्चों थर्ड जो है वो है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे आ गई, देखो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ये कहां पे आता है बच्चों? थर्ड पोजीशन पे आ गया है, इसको मिला है 21.90, ठीक है, 21.90 केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। और इसी प्रकार से केंद्रीय करों में राज्यांश, यानी केंद्र के करों में राज्य का अंश, लिखो केंद्रीय करों में राज्यांश, केंद्रीय करों में राज्यांश, यानी राज्यों का अंश कितना है, जो केंद्रीय करों में राज्यों का अंश है वो है लगभग 15.29, ठीक है। तो ये आपको मेन चार याद रखने हैं बच्चों की, जो सबसे ज्यादा है लोक ऋण है। ये डेटा नहीं भी पढ़ोगे तो एक अनुमान रखना है आपको कि सरकार को जो रुपया है वो कहां से आता है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से टॉप 4 बच्चों रुपया आखिर जाता कहां है, सरकार अगर इसको इनकम मान रही है अपनी इस सोर्स से, तो आखिर जो बचा हुआ रुपया वो कहां जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड हेडिंग लिखो बच्चों, रुपया कहां जाता है, रुपया जो जाता है वो कहां कहां पे जाता है, लिखो रुपया, सेकंड हेडिंग लिखना है, ठीक है, जाता है। तो कहां कहां पे जाता है आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हेडिंग थी आपकी, ये सेकंड हेडिंग है, ठीक है। अब इसके सब पॉइंट लिखो, जैसे इसके भी सब पॉइंट लिखे ना 1 2 3 4, तो उसको भी लिखो। पहला जो बच्चों वेतन भत्ते मजदूरी और अधिष्ठान वाला जो व्यय है, वहां पे सर्वाधिक सरकार का पैसा जाता है, ठीक है। लिखो वेतन, सैलरी देनी है, अलाउंसेस देने हैं, मजदूरी देनी है, मजदूरी, ठीक है, और अधिष्ठान व्यय। अब आप कहोगे सर ये अधिष्ठान व्यय क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट बच्चों, जैसे
किसी भी चीज को रेगुलेट करने वाले के लिए, जैसे आप लोग कल के दिन जॉब में लगेंगे तो आपका कोई ना कोई अधिष्ठान होगा जहां आपके ट्रांसफर्स होंगे, जहां आपके प्रमोशन होंगे, जहां से आपका जो सर्विस है उसका ब्यौरा होगा, सब चीज वहां पे होगा, तो आपका वो अधिष्ठान हुआ। तो अधिष्ठान को डेवलप करने में सरकार पैसा लगाती है बच्चों। तो अधिष्ठान व्यय जो यानी वेतन भत्ते मजदूरी और अधिष्ठान में जो व्यय होता है वो 22.63 के आसपास है। ठीक है, अधिष्ठान व्यय लिख लो इसको, 22.63। सर्वाधिक जो खर्च करती है सरकार वो अपना अधिष्ठान व्यय में करती है, वेतन भत्ते मजदूरी और अधिष्ठान। सेकंड बच्चों, जो यहाँ पे सरकार खर्च करती है वो निवेश ऋण, यानी जो सरकार निवेश के लिए ऋण क्या करती है बच्चों, देती है 22.43। ठीक है, लिखो निवेश ऋण, निवेश ऋण लिखो 22.43। ठीक है, थर्ड पे आता है बच्चों निवेश ऋण के बाद जो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो आता है वृहत एवं लघु निर्माण उद्योग, जो बड़े और छोटे उद्योग हैं 10.41। ठीक है, वृहत एवं लघु निर्माण कार्य, वृहत ऑब्लिक लघु निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, 10.41 के आसपास। ठीक है, एंड फोर्थ लिखो आप लोग बच्चों, इसमें क्या लिखोगे फोर्थ के अंदर, पेंशन और आनुतोषिक कार्य 9.12। ठीक है, पेंशन एवं आनुतोषिक कार्य, पेंशन ऑब्लिक आनुतोषिक कार्य 9.21। ठीक है, 9.21। और लास्ट लिखो फिफ्थ नंबर में, इसी का फिफ्थ है, ठीक है, अन्य व्यय लिखो, अन्य व्यय। ठीक है, अदर सोर्सेज। ठीक है, अन्य व्यय में जो बहुत से काम होते हैं बच्चों, छोटे छोटे सबको मिला के लगभग उसमें आता है 22.43 के आसपास। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये आपने सेकंड नंबर पे क्यों नहीं लिखा? अन्य व्यय में तो बहुत सारे आ जाएंगे ना बच्चों। अन्य व्यय तो अगर देखो पेपर में अगर वो ऑप्शन में देता है अदर एक्सपेंडिचर अन्य व्यय, तब तो आप इसको सेकंड मान लो, लेकिन अन्य व्यय में तो बहुत सी चीजें होंगी ना, आपको इंडिविजुअल नहीं है। जैसे आपका ये तो चलो एक इंडिविजुअल हो गया, वेतन भत्ते मजदूरी और अधिष्ठान, निवेश ऋण इंडिविजुअल, वृहत एवं लघु निर्माण कार्य हो गए। अब आपसे स्पेशली अन्य व्यय अगर पूछता है पेपर में तो आप इसको सेकंड मानोगे। ठीक है, अदरवाइज ऐसा पूछता नहीं। अन्य व्यय में तो बहुत सारे व्यय हो जाएंगे ना, तब मैंने उसको लास्ट में लिखा है, इसको ध्यान रखना। बाई चांस क्वेश्चन आता है कि इनमें सबसे ज्यादा सरकार कहां खर्च करती है, अन्य व्यय होगा ऑप्शन में, तब आप सेकंड नंबर में इसके बाद मानोगे, अदरवाइज अन्य व्यय मुश्किल से ही पेपर में आएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब तो देखना बच्चों, ये जो सरकार का है, कितना जो राजस्व सरकार ने अधिक प्राप्त किया है, यानी जीडीपी का कितना % राजस्व अधिक हुआ है। जीडीपी क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है ये सब मैंने आपको कराया है। तो इसमें एक पॉइंट लिखो बच्चों, राजस्व आधिक्य, यानी कितना राजस्व इनने अधिक गेन किया है। ठीक है, राजस्व आधिक्य, जो इस बार राजस्व आधिक्य हुआ बच्चों जीडीपी का 1.20%। ठीक है, लिखो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का 1.20%। अगर क्वेश्चन आता है कि सरकार ने इस बार जो बजट पेश किया उसमें कितना राजस्व आधिक्य सरकार को प्राप्त हुआ, तो जीडीपी का 1.20%। ठीक है, इसी के अलावा बच्चों एक राजकोषीय घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट, जिसका क्वेश्चन आरओ के प्रीलिम्स में आया था। इस बार मैंने आपको बहुत पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2.7% वाला याद है आपको? मैंने आपसे कितनी बार कहा कि राजकोषीय घाटा, फिर भी कई बच्चे गलत करके आए। तो राजकोषीय घाटा देखो, व्यय नहीं राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा जो है बच्चों वो कितना % का टारगेट यहाँ पे रखा है, जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 2.39%। ठीक है, लिखो जीडीपी का 2.39%, यानी जो जीडीपी टोटल है उसका एक देखो, राजकोषीय घाटा तो होता ही होता है। सरकार अपने जो मतलब घाटों को पूरा करने के लिए जो पैसा देती है उससे संबंधित रहता है। अब एफआरबीएम एक एक्ट है बच्चों, उसके अंदर ये कहा गया है कि 3% से कम होना चाहिए आपका राजकोषीय घाटा, तो 3% से कम ही है। ठीक है, 2.39% इसमें जीडीपी का राजकोषीय घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, ऋण जो है बच्चों वो कितना है सरकार को, ऋण जीडीपी का 24.23%, जीडीपी का 24.23%, ये सरकार का क्या है बच्चों, ऋण है। ठीक है, ये तीन के तीन आपको ध्यान में रखने होंगे कि राजस्व आधिक्य कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है और ऋण कितना है। ठीक है, अब देखना आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था है वहां पे जीडीपी कितनी % है, कितना हमें जीडीपी प्राप्त हो रहा है, यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है, कितना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप में लिखो स्टेट जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद कितना है इस बार, लिखो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद लिखना है। ठीक है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो है बच्चों राज्य का वो कितना है 2023-24 के हिसाब से 3,46,000 करोड़। ठीक है, लिखूं 3,46,000
हजार करोड़ का हमारा क्या है बच्चों, जीडीपी है जो राज्य का। ये कब, वर्ष 2023-24 में इतना। इससे पहले जो था बच्चों वो कम था, वो था अपने आप में कितना, 3,03,000 करोड़। ठीक है, जैसे अगर यही देखोगे आप 2022-23 का जो मैंने पढ़ाया था, ये था 3 लाख, जैसे अभी देख रहे हो ना 46,000 करोड़ था, तो पिछले बार था 3,03,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, 3,000 करोड़। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीडीपी। अब देखना बच्चों, इसके आधार पर हमारे राज्य की जो जीडीपी है बच्चों, देश में 20वें स्थान पे। ठीक है, लिखो देश में 20वें स्थान पे है, 20वें स्थान पर जो राज्य की जीडीपी है बच्चों, पूरे देश में किस स्थान पे हुई है, 20वें में। ठीक है, इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में वृद्धि की जो दर है बच्चों, वो है 7.58%। लिखो अर्थव्यवस्था या जीडीपी में वृद्धि दर, अर्थव्यवस्था या जीडीपी में वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट, हमारी जो पिछले बार के कंपैरिजन में अभी हम ग्रोथ हुए हैं वो है 7.58%। ठीक है, देखो 7.58%। यही जो डेटा होते हैं बच्चों, यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ये बजट से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय अगर आप इस बार देखोगे बच्चों 2023-24 के हिसाब से जो अनुमानित है 2,60,201 रुपया है। ठीक है, लिखो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कब की बच्चों, कौन से फाइनेंशियल ईयर की, 2000 अपने आप पे 23-24 के हिसाब से जो अनुमानित है 2,60,201। ठीक है, 2023-24 में लिखो 2,60,000 यानी 2,60,201 रुपीज। ठीक है, 2,60,201 रुपया, ये लिखो 1-2। ठीक है, 2,60,201 रुपये की हमारी क्या है बच्चों, प्रति व्यक्ति आय का हमने क्या लगा, अनुमान, अनुमानित है। ठीक है, इतनी अनुमानित कर दो इसको, अनुमानित इतने। पिछले बार कितना था, 2,33,000 के आसपास पढ़ाया था ना मैंने पिछले लास्ट ईयर का, ध्यान रखा आप लोग, 2,33,000 की समथिंग मैंने कुछ बताया था आपको। इसके अलावा बच्चों जो जीडीपी है ना, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। याद रखना हमारे राज्य में जो जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय है, इनमें से सबसे ज्यादा द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, लिखो जीडीपी में क्षेत्रों का योगदान, जीडीपी में क्षेत्रों का योगदान। ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था ही है मतलब। ठीक है, एक होता है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र, या इस दूसरे को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। ठीक है, विनिर्माण आपको पता ही होगा। तीसरे को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, तृतीय को सेवा क्षेत्र बोलते हैं, लिख लो। द्वितीय को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, और प्राथमिक को कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, कृषि प्लस संबद्ध क्षेत्र। ठीक है, अब प्राथमिक क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है बच्चों, वो काफी कम हो चुका है, 9.99% रहा है अब। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है सर्वाधिक है बच्चों, 46.84%, 46.84%। ठीक है, जबकि तृतीय क्षेत्र का जो है बच्चों वो है 43.17%। ठीक है, देखो 43.17%, 43.17%। ठीक है, ये तीनों क्षेत्रों का अगर आप जीडीपी में योगदान देखोगे बच्चों, इस प्रकार से है कि एक प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अगर आता है पेपर में तो 9.99%, द्वितीय क्या विनिर्माण क्षेत्र का आता है तो 46.84%, तृतीय क्या सेवा क्षेत्र का आता है तो 43.17%। अब ये इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसने पिछले बार भी पूछा था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में इनमें से सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, या उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है, या उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, या प्राथमिक क्षेत्र का। इस तरीके से आपको ये देखना है। अब ध्यान रखना, बजट से आप कई लोग ये पढ़ते हैं कि विभागों को, किस विभाग को कितना पैसा मिला, क्या मिला, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों पेपर में। ठीक है, आप लोगों के लिए वो पढ़ना भी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा। आपको बेसिकली बजट में ये देखना होता है कि कितने का सरकार ने बजट पेश किया, जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है, जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। अभी हाँ, ये चीजें जो है ना मैं आपको आर्थिक सर्वे में कराऊंगा कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर कौन से जिले हैं, सबसे नीचे कौन से जिले हैं, कौन सी नई स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, इस टाइप की चीजें सब आर्थिक सर्वे में आती हैं। मत्स्य उत्पादन कितना हुआ है, गेहूं, धान और इसका उत्पादन कितना हुआ, ये सब आर्थिक सर्वे का हिस्सा है, वो मैं आपको कराऊंगा, बहुत जल्दी कराऊंगा। ठीक है, आपके एग्जाम से बहुत पहले हो जाएगा, यानी आप मान के चलिए मार्च के एंड तक या अप्रैल स्टार्टिंग में, क्योंकि आर्थिक सर्वे का बच्चों
पहले मुझे खुद अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना कि मुंह उठा के आ गया। जब आर्थिक सर्वे पढ़ूंगा अच्छे से उसको स्टडी करके ये देखना पड़ेगा कि आपके एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें ऑथेंटिक हैं जो आपको परीक्षा में लाभ पहुंचा सके, तो वो चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, अनावश्यक चीजें हम उसमें से स्किप कर देंगे। होपफुली ये चीज आपकी समझ आई होगी। आप एक बार इसको करना, एक क्लास और आएगी बजट की, हम लोग 2 क्लासेस देखने के बाद बजट वाला सेशन अपना क्या करेंगे, एंड करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा वो आता है बच्चों इकोनॉमी सर्वे से। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे वो वाले से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके समझ आई होंगी। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।